वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मामानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 30 अप्रैल 2020 है। अप्रैल 2020 का लास्ट डे। आज के दिन की शुरुआत करेंगे मोहम्मद अली, बॉक्सिंग की दुनिया के एक लेजेंड। अगर आप उनके इंटरव्यूज को देखेंगे देन यू विल फाइंड के जितने अच्छे बॉक्सर थे उतने ही अच्छे वो स्पीकर भी थे, और एक ज़बरदस्त उनका अंदाज था। आप को बहुत हंसाएंगे भी अगर आप उनको सुनेंगे। यू विल लाफ अ लॉट। बहुत ही ऐसे वो तीखे डायलॉग्स जो हैं वो मारते थे। उनका कहना है, ही हु इज़ नॉट करेजियस इनफ टू टेक रिस्क विल एकम्प्लिश नथिंग इन लाइफ। जीवन में अगर आपको कुछ हासिल करना है तो आपको करेजियस होना पड़ेगा और कुछ रिस्क जो हैं वो उठाने पड़ेंगे। करेज, करेज का मतलब होता है साहस। देखिए, निर्भय होने में और साहसिक होने में भी एक डिफरेंस है। आप डायरेक्टली निर्भय नहीं हो सकते, ऐसा मेरा मानना है। साहस जो है उसका मतलब ये होता है कि भय हैं, जीवन में फियर्स हैं, लेकिन फिर भी हम हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, तो वो हो गया आपका साहस। अगर आप छोटी बड़ी चीज़ों में धीरे धीरे हिम्मत से आगे बढ़ते जाएं, साहस जो हैं वो दिखाते जाएं, तो शायद एक ऐसा वक्त आएगा जब किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में या फिर ओवरऑल आपके जीवन में आप निर्भय बन जाएंगे। तो सोचिएगा इसके बारे में। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ यू टू आवर स्मार्ट कोर्स। भारत की बेस्ट फैकल्टीज ने मिलकर सिविल सर्विसेज, यूपीएससी की जो सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम है, जिनको हम आईएएस की एग्ज़ाम कहते हैं, इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स प्री और मेंस दोनों एग्जामिनेशंस को कवर करता है। खरीदने के लिए इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, और ज़्यादा जानकारी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़, आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से स्टडी IQ का मोबाइल ऐप जो है उसको डाउनलोड करें, और उसके बाद इस स्मार्ट कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको आप सर्व करें, देखें, समझें। 5 आर्टिकल्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन लर्निंग के बारे में। उसके बाद स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, ये कोरोना वायरस को लेकर जो भारत की स्ट्रेटेजी है उसमें जो एक बदलाव देखने को मिला है उसके बारे में बात करेंगे। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अफगानिस्तान को लेकर। फिर एक्सपर्ट्स ने बताया है कोपिंग विद टुडे प्लानिंग फॉर टुमारो, ये भी कोरोना वायरस के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर महिलाओं के साथ जुड़े हुए जो इश्यूज हैं, खास करके वायोलेंस, जॉब सिक्योरिटी, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर रोशनी डाल रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस साहब। बाकी के 2 आर्टिकल्स, ये आर्टिकल जो हैं ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई है, तो वहाँ के पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा वक्त है तो इसके ऊपर एक नज़र ज़रूर घुमा लीजिएगा। और ये वाला आर्टिकल जो है ये मिस्टर ट्रंप के ऊपर लिखा गया है। अगेन, अगर आपके पास एक्स्ट्रा वक्त है, राइट, तो अगर होगा ही, आई थिंक, राइट, तो यू शुड ट्राई टू रीड दिस आर्टिकल एज वेल। एज फार एज आवर डिस्कशन इज कंसर्न, हम इसको कवर नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि दूसरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे आर्टिकल्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर फ्रेंड्स, लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। लिमिटेशंस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये आर्टिकल जो हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, और यहाँ पर मैं कोई बचाव की बात नहीं कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो फिलहाल मेरे और आपके बीच में डिस्कशन चल रही है तो ये भी एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ही है, इज़न्ट इट? इसमें भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, जो आप यहाँ पर ये आर्टिकल में जो आपको पॉइंट्स कुछ मिल रहे हैं, तो इसको आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो ऑनलाइन हो रही है उसके साथ भी जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल फिट ही नहीं होगा, तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राइट। ये आर्टिकल जो लिखा गया है ये खास करके स्कूल और कॉलेजेस के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है। Even when the lockdown gets lifted eventually, the government may not allow large congregations in restricted physical spaces, including campuses, theaters, shopping malls, school, colleges. तो ये सारी जगहों पर लॉकडाउन के बाद भी गवर्नमेंट जो है वो परमिशन नहीं देगी। तो एजुकेशन जो है, जिसको हम ऑनलाइन लर्निंग भी कहते हैं, तो ऑनलाइन लर्निंग काफ़ी न्यूज़ में बहुत सारे इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। एक लोकल लाइब्रेरी है जिसका मैं मेंबर भी हूँ, तो
उसमें बुक टॉक्स होती रहती हैं। कोई भी एक बुक अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ी है तो उसकी एक ब्रीफ समरी, जस्ट लाइक 45 मिनट्स 1 आवर में आप उस बुक के बारे में एक समरी दे सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। तो इस प्रकार की जो इवेंट्स थी वो फिजिकल होती थी, हर सैटरडे को लाइब्रेरी में होती थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद जूम प्लेटफॉर्म के ऊपर, अब तो जूम यूज़ नहीं करते हैं लाइब्रेरी के मेंबर्स, लेकिन जूम के ऊपर बहुत सारी ऐसी बुक टॉक्स जो हैं वो हुई, और बहुत सारे अलग अलग स्पीकर जो हैं वो बुक टॉक्स देने लगे। तो दिस इज जस्ट वन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जो मेरा एक पर्सनल अनुभव है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वर्चुअल क्लासेस जो हैं अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी, मीन्स बहुत सारे ऐसे ट्यूशन क्लासेस हैं, स्कूल के ट्यूशन क्लासेस, जहाँ पर जो टीचर्स हैं वो अब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जूम और ऐसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर रहे हैं। बहुत सारी कॉलेजेस में भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो वर्चुअली पढ़ाए जाते हैं। 13 अप्रैल को यूजीसी के चेयरमैन ने एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट यह है कि ई एजुकेशन वॉज द ओनली वे आउट। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अगर हमें कुछ आगे बढ़ना है, देन ओनली ऑप्शन इज ई एजुकेशन। ई एजुकेशन के माध्यम से ही, जब तक ये कोरोना वायरस कंप्लीटली सॉल्व ना हो जाए तब तक ई एजुकेशन ही एक रास्ता है, एक अकेला रास्ता है, ऐसा यूजीसी के चेयरमैन का कहना है। तो इससे बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो हमारे सामने आते हैं कि क्या ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की बात हो रही है? क्या अब स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी? जो कॉलेज में जाना, यूनिवर्सिटी में जाना, स्कूल में जाना, जो एक एक एक, एक सदियों से आप कह सकते हैं एक प्रकार की जो प्रथा थी, तो क्या ये ख़त्म हो जाएगी? आई डोंट थिंक सो। द रीज़न आई थिंक ये ऐसा बंद नहीं होगा, थोड़े टाइम के लिए इसमें लिमिटेशंस होगी, लेकिन स्कूल और कॉलेजेस में जाना जो है, यूनिवर्सिटी में जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे डेवलपमेंट का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर कुछ ऑनलाइन लर्निंग को लेकर प्रश्न भी उठाए हैं कि वे सारे स्टूडेंट्स जो थोड़े वीक हैं, वीक इन स्टडीज़, राइट, तो क्या ऑनलाइन एजुकेशन उनके ऊपर भी फोकस कर सकता है, या फिर उनकी भी मदद इसमें अच्छी तरीके से हो सकती है? जैसे कि एक क्लास में टीचर को पता होता है कि कौन सा उनका स्टूडेंट जो है वो वीक है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या स्टूडेंट टीचर को ये पता चलेगा? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। हाउ इक्विप्ड आर डिजिटल फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन टू सपोर्ट द डेप्थ एंड डाइवर्सिटी ऑफ लर्निंग इन हायर एजुकेशन? ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं तो उसकी डेप्थ क्या है, उसकी डाइवर्सिटी क्या है, उसकी जो क्वालिटी है वो क्या है? तो इसके ऊपर भी रिसर्च होनी चाहिए। इसी के साथ क्या ये एक प्रकार का पॉलिटिकल मोटिवेशन भी चल रहा है? पॉलिटिकल मोटिवेशन यानी कि स्कूल और कॉलेजेस फ़िलहाल बंद रखी जाए, लेकिन सरकार चाहती हैं, या फिर राजनीति को ध्यान में रखें तो स्कूल्स और कॉलेजेस ऑनलाइन कर दें, तो खर्च और बहुत सारे इश्यूज भी जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या ये एक प्रकार की स्ट्रेटजी ऐसी भी हो सकती है? बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो हैं वो आप उठा सकते हैं। विल टॉक अबाउट वन थिंग दैट वी डिड इन 1960s एंड 1980s, विल टॉक अबाउट इट इन अ मिनट। तो इट इज़ नेसेसरी, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम रिसर्च बेस्ड एविडेंस जो हैं उसको देखें। टीचिंग जो है उसकी एक पूरी थियरी भी है, तो उसको भी हम देखें। क्या क्या पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या है, दोनों के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, प्रोज एंड कॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर जो फिजिकल क्लासेस हैं तो उसमें लिमिटेड स्टूडेंट्स ही आप फिट कर पाते हैं, लेकिन जो वर्चुअल क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो उसमें हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स जो हैं उसको आप पढ़ा सकते हैं। फिर ऑप्शंस भी काफ़ी, टाइम ऑप्शंस बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हिंदू एनालिसिस का जो लेक्चर, हम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल, तो ये आप सुबह 10 बजे भी देख सकते हैं, आप कल भी देख सकते हैं, आप शाम को जब चाहे आपके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ये कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ इसकी हैं। जैसे मैंने बताया कि वीकर स्टूडेंट्स जो हैं उसको आइडेंटिफाई करना, ये सारी चीज़ें जो हैं, 1 to 1 जो एक पर्सनल कनेक्शन होता है, रैपो होता है, वो थोड़ा इसमें वीक हो जाता है ऑनलाइन में। तो ये भी इसके कुछ इश्यूज़ हैं, खास करके एकेडमिक और एकेडमिक वर्ल्ड में। एकेडमिक इन द सेंस आई एम टॉकिंग प्योरली अबाउट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं पर्सनली मानता हूँ वो ये है कि सिर्फ बुक्स से आप चीज़ें नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बुक्स जो हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बुक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ बुक्स जो हैं ये पर्याप्त नहीं है। आपका खुद का ऑब्जर्वेशन, आप जब लोगों को मिलते हैं तब आपके अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप होती हैं। आप जब बाहर निकलते हैं तब बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। वो शायद आज आपको, जब जिन लोगों ने स्कूल और कॉलेजेस ख़त्म कर ली हैं, स्कूल्स तो आई होप सभी ने ख़त्म कर ली है, लेकिन जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई ख़त्म हो गई है तो आपको इसके बारे में पता होगा ज़्यादा।
कि कितनी सारी चीज़ें हैं। स्कूल में जब हम थे तब हमारी दुनिया एक अलग थी, फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी जब ख़त्म हुई, मास्टर्स जब ख़त्म हुआ, तो हम कितने जो जो मैच्योरिटी थी उसमें एक छोटे टाइम में, एक 2-3 सालों में उसमें एक ज़बरदस्त बदलाव हमें अपने आप में देखने को मिलता है, इज़न्ट इट? तो लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, लोगों के साथ मिलना, टीम्स में काम करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ह्यूमन जो हमारा सक्सेस है एज ए ह्यूमन बींग्स, जहाँ तक हम पहुँचे हैं, तो टीम वर्किंग, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। और आज के ज़माने में आप कितने इंटेलिजेंट हैं, दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, ट्रस्ट मी। जॉब्स के लिए आप कितने आपके मार्क्स हैं, कितने आप इंटेलिजेंट हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या फिर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आप क्या लोगों के साथ काम कर सकते हैं, क्या आपको बात करना आता है, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपके अंदर, क्या प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं और होनी भी चाहिए। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि 1960s और 1980s के टाइम पर हमने ODL यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की शुरुआत की, जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हम कहते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई हमारे देश में, और ये एक लेस एक्सपेंसिव मॉडल था, और ज़्यादा लोग जो हैं वो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में पार्ट ले सके। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने मास्टर्स और बैचलर्स के कोर्सेज जो हैं उसको ख़त्म कर पाए। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी इससे डेफिनेटली मिली है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं इसमें एजुकेशन में पार्ट ले सके, ये सारे इसके फ़ायदे हैं। लेकिन जो क्लास में बैठकर जो हम सीख सकते हैं उसके भी फ़ायदे हैं। तो आई डोंट थिंक सो ये ख़त्म होगा कि हमेशा के लिए चला जाएगा। यस, डिजिटल फॉर्म, ई फॉर्म जो हैं, ई बुक्स और ये सारी चीज़ें हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, लेकिन इसी के साथ साथ क्लासरूम्स भी इम्पोर्टेंट हैं। डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक ये आर्टिकल जो है वो ख़त्म हो जाता है। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा डेटा था जो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर से मेंस एग्जामिनेशन में प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक टीचर जो हैं उनको बताया गया कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। अब वो एक अपने गाँव में चले गए थे, और वहाँ पर इंटरनेट जो है उसका बहुत बड़ा इश्यू था। फिर भी वो मैनेज कर रहे थे, लेकिन फिर वहाँ पर 3-4 दिनों के लिए इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो फिर अपना मोबाइल जो है वो चार्ज नहीं कर पाए, और 3-4 दिनों के लिए ये सिचुएशन उनकी हो गई थी। तो दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल कि हमारे देश में आज भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हर गांव तक, गांव में अच्छा इंटरनेट जो है ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एक इन हाउस सर्वे किया गया, और पता चला जो इसमें रिस्पोंडेंट थे तो इसमें 90% के पास मोबाइल फ़ोन था। 63% ने यह बताया कि ओनली 63% ऑफ देम कुड ओनली एक्सेस ऑनलाइन क्लासेस इनफ्रीक्वेंटली और नॉट एट ऑल, कि 63% ने यह बताया कि वो हर बार नहीं, कभी कभी ही ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर पाते हैं। 40% ने यह बताया कि अनरिलायबल कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इश्यू था उनके लिए। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई का इश्यू 10% स्टूडेंट्स का था, और इस प्रकार का ही रिजल्ट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भी स्टूडेंट्स के साथ जब ये इस प्रकार का सर्वे किया गया तो वहाँ से भी इसी प्रकार के आंसर्स देखने को मिले। नीति आयोग ने स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75, ये एक जो अपना एक मेन मिशन है नीति आयोग का, तो उसमें भी ये बताया है कि क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंटरनेट की स्पीड, उसकी रिलायबिलिटी जो है ये भारत में एक बहुत बड़ा बोटलनेक है, यानी कि एक बहुत बड़ा हर्डल है। आज भी हमारे देश में 55,000 जितने विलेजेस ऐसे हैं जिसमें मोबाइल नेटवर्क का कवरेज जो है वो नहीं है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ई लर्निंग, जो हम अगर फॉर एग्जांपल कोई ये भी बता रहा है कि कॉलेजेस स्कूल्स को बंद करके हम सारी चीज़ों को ई लर्निंग कर दें, तो उसके लिए ये बेसिक चीज़ों को हमें इम्प्रूव करना होगा। इसमें इलेक्ट्रिसिटी और रिलायबल इंटरनेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक रीजनेबल प्राइस में या फिर फ्री, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा भारत देश के लिए। द स्टूडेंट्स कम विथ डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रायर ट्रेनिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको सारी चीज़ें आती है उसमें, और ये भी नहीं है कि वो ऑनलाइन लर्निंग को एंजॉय करेंगे या फिर उससे सीख पाएंगे या फिर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच जो है वो भारत जैसे देश के लिए आई डोंट थिंक सो परफेक्ट है।
और बहुत सारा कंटेंट इंग्लिश में होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये भाषा को लेकर भी इश्यूज हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स जो हैं जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। तो ये थे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपकी मेंस को ध्यान में रखते हुए मैंने ये ऐड किए हैं। फिर बात करते हैं स्ट्रेटेजिक शिफ्ट के बारे में। 28 मार्च यानी कि एक महीने पहले हमारे टोटल 736 डिस्ट्रिक्ट्स है भारत में, उसमें से 130 डिस्ट्रिक्ट्स में कोरोना वायरस था। आज देखिए अप्रैल का एंड है और हमारे 401 डिस्ट्रिक्ट में आपको कोरोना वायरस देखने को मिल रहा है। हर रोज़ 1000 जितने नए केसेस हमें ऑन एन एवरेज देखने को मिलते हैं हमारे देश में, और 50 से लेकर 60 लोगों की मृत्यु भी हर रोज़ हमारे देश में होती है। पहले जब कोरोना वायरस स्प्रेड होने की जब शुरुआत हुई तो उस टाइम पर स्टेट फैसिलिटी यानी कि गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स और इन सारी केयर सेंटर्स में लोगों को रखा जा रहा था, लेकिन अब इसमें एक शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब जो प्री सिम्टोमेटिक केसेस हैं जिनमें बहुत ही माइल्ड एक माइल्ड इलनेस है या फिर एसिम्टोमेटिक जिसमें कोई साइन नहीं है, तो उनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है कि आप घर पर बैठिए, घर के बाहर आपको नहीं निकलना है। इसके लेकर कोई खास एक्सप्लेनेशन हेल्थ मिनिस्ट्री या फिर गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि अब जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, डिजीज़ जिस प्रकार से स्प्रेड हो रहा है, तो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ जो हैं वो इनाफ नहीं है लोगों को कंटेन करने के लिए। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि लोगों के पास जो फैसिलिटी, अगर किसी को आप घर पर रहने के बारे में बता रहे हैं कि आपको घर के बाहर नहीं निकालना, नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल लॉकडाउन, मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनको प्री सिम्टोमेटिक या फिर एसिम्टोमेटिक केसेस जो हैं, तो उनसे बहुत सारे लोगों को ये डिजीज़ स्प्रेड हो सकता है। उस व्यक्ति को लगेगा कि उनको तो कुछ है ही नहीं, लेकिन उनके अंदर कोरोना वायरस है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जितने केसेस मिनिस्ट्री जितने लोगों को स्कैन कर रही है, तो पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको मीन्स आप जब उनकी टेस्टिंग होती है तब पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल ये रहा एक परफेक्ट आंकड़ा। द मिनिस्ट्री ऑल्सो फाउंड दैट अमंग दोज हु tested positive, there were 2 pre-symptomatics or asymptomatic of every symptomatic case, जिनमें हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर आप ऐसे एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करेंगे तो दूसरे 2 ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे जिसमें प्री सिम्टोमेटिक या फिर एसिम्टोमेटिक केसेस, ऐसे आपको 2 मिलेंगे। तो ये काफ़ी बढ़ चुके हैं हमारे देश में, और इनको संभालने के लिए, इनको हैंडल करने के लिए इतनी सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं है। तो शायद इसी चीज़ को लेकर गवर्नमेंट ने ये होम क्वारंटाइन जो है उसके बारे में बताया हो। वैसे पेपर के ऊपर ये भी बात बताई जा रही है कि भारत के पास इनफ PPEs हैं, इन्फ्यूजन पंप्स यानी कि वेंटिलेटर्स हैं, हॉस्पिटल बेड्स हैं, लेबोरेटरीज़ हैं, PCR किट्स हैं। ये सारी जो प्रॉपर एक गियर चाहिए वो भारत के पास पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी ये जो एक स्ट्रेटेजी है ये इसके ऊपर प्रश्न उठाए जा सकते हैं। और लॉकडाउन जब खोला जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि ये प्रॉफिटेबल डिसीजन है या फिर एक बहुत बड़ा नुकसान इससे होगा। अफगान पीस एंड इंडियाज़ एल्बो रूम। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट ने एक ग्रुप बनाया है 6+2+1। ये 6 में है 6 नेबरिंग कंट्रीज़ जो अफगानिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़, इसमें चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान है, तजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और उज़्बेकिस्तान है। आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, राइट। फिर यहाँ पर छोटी सी एक बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ शेयर करता है, पाकिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, राइट। ईरान के साथ अपनी बॉर्डर यहाँ पर शेयर करता है, भारत के साथ भी यहाँ पर बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन भारत को ऑन बोर्ड नहीं लिया है। तो यही एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि भारत कहाँ चला गया। मीन्स भारत भी एक नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान का, तो भारत इसका पार्ट क्यों नहीं है। 6 तो ये हो गए। +2 की बात करें तो 2 ग्लोबल पावर्स, इसमें एक है USA और एक है रशिया, और जो लास्ट 1 है वो अफगानिस्तान है। दिसंबर 2001 की बात करें तो सतिंदर लांबा हमारे एक स्पेशल एनवॉय थे। जर्मनी का एक शहर है बॉन, तो उसके नज़दीक एक पीटर्सबर्ग होटल में एक मीटिंग थी अफ़गानिस्तान को लेकर ही। उस टाइम पर एक मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में जब हमारे एनवॉय अपनी टीम के साथ पहुंचे तब पता चला कि भारत की कोई जगह ही नहीं है वहाँ पर, हमारा कोई होटल बुकिंग ही नहीं था। जनवरी 2010 की बात करें तो लंदन में कॉन्फ्रेंस थी। लंदन में कॉन्फ्रेंस की जब शुरुआत हुई, क्रूशियल मीटिंग्स की जब शुरुआत हुई, तो जो टेबल था उसमें भारत की कोई जगह ही नहीं थी। और यहाँ पर भी ये हो रहा है 6+2+1, तो इसमें भारत एक इम्पोर्टेंट अफ़गानिस्तान का एक दोस्त देश है
अफ़गानिस्तान के लोगों के दिलों में और दिमाग में भारत के प्रति बहुत रिस्पेक्ट भी है। जो मैं तालिबान के लोगों को छोड़कर बाकी के जो लोग हैं भारत के, मीन्स अफ़गानिस्तान के जो सिटीजन्स हैं, नॉर्मल जो लोग हैं मेरे और आपकी तरह, तो वो भारत को काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि भारत ने एक लंबे टाइम से अफ़गानिस्तान की बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में मदद की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड वाला जो पोर्शन है ये तालिबान के अंडर में है, ISIL के पास भी थोड़ा पोर्शन है, और बाकी का जो वाइट पोर्शन है वो गवर्नमेंट के पास है। फैक्ट की बात करें तो सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है, ऐसा नहीं है कि पीओके की वजह से, ये जियोग्राफी में पीओके की वजह से भारत को इसमें काउंट नहीं किया गया। मेन रीज़न ये है कि यूएसए और तालिबान के बीच में जो पीस प्रोसेस चल रही है उसको भारत ने सपोर्ट या फिर ओपनली अनाउंस नहीं किया है। भारत का एक लंबे टाइम से एक स्टैंस रहा है कि हम आतंकवाद या फिर आतंकवादियों के साथ जो है वो बात नहीं करेंगे, और तालिबान जो हैं ये एक आतंकवादी ग्रुप हैं, तो इसको लेकर भारत जो है उनके साथ डिस्कशन नहीं कर रहा है। तो ऑफिशियली भारत ने कभी ये माना नहीं है। रशिया में भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई थी और उस टाइम पर भारत जो हैं, भारत के एनवॉय स्पेशल 2 लोग वहाँ यहाँ से वहाँ पर गए थे, लेकिन तालिबान के साथ कोई बातचीत हमने नहीं की। टेबल के ऊपर हम थे लेकिन हम सिर्फ सुन रहे थे, क्योंकि वहाँ पर तालिबान था, क्योंकि हम तालिबान और इस प्रकार के ग्रुप्स के साथ बात नहीं करते। 2011 की बात करें तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट हुआ भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में, ये था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। भारत ने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डेवलप भी की है। 2001 से अगर आप देखेंगे तो भारत ने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डेवलप की हैं। वहाँ की पार्लियामेंट की बिल्डिंग भारत ने बनाई है, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे भारत ने बनाया है, वहाँ का एक डैम जो है वो भी भारत ने बनाया है, इसको अफ़गानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम कहते हैं। और आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने एक न्यूज़ आइटम देखी थी, न्यूज़ आइटम में ये था कि 25 लोगों की हत्या की गई, एक आतंकवादी हमला हुआ एक गुरुद्वारा में जो काबुल में है। तो ये बताया जाता है कि ये हमला जो है वो बेसिकली काबुल में भारत की एम्बेसी को टारगेट करने के लिए था, लेकिन फॉर वट एवर रीज़न ये यहाँ पर एग्जीक्यूट किया गया। ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स 3 हमने देखे, पार्लियामेंट, हाईवे और डैम, इसके अलावा हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रेड, फूड सिक्योरिटी, फिर वहाँ के लोग जो हैं भारत आते हैं स्टडी करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, पढ़ाई के लिए, काम के लिए, तो ये बहुत सारा सपोर्ट जो है वो भारत ने प्रोवाइड किया है। फिर चाबहार पोर्ट जो है ये भी अफ़गानिस्तान के एक बहुत इम्पोर्टेंट पोर्ट है, ये ईरान में है, और ईरान और यूएसए के रिलेशनशिप आप जानते हैं। तो चाबहार पोर्ट जो है उसको यूएसए ने एक्सेप्ट किया है, उसको माना है। तो अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस के लिए भी ईरान का ऑन बोर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान इनफैक्ट ऑन बोर्ड हैं, लेकिन यूएसए और ईरान के बीच में जो इश्यूज़ है इसको लेकर इसकी इम्पैक्ट हमें अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस के ऊपर भी देखने को मिल सकती हैं। चाबहार पोर्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चाबहार के माध्यम से फिर यहाँ से रेल और रोड के माध्यम से डायरेक्टली बहुत सारे अलग अलग सिटीज़ जो हैं वो कनेक्ट होते हैं। और अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ देश है, तो इनको एक एग्ज़िट रूट भी मिलता है। दिस इज़ एन एक्सेस, ये पूरी दुनिया के साथ एक वाटरवेज का एक्सेस जो है वो अफ़गानिस्तान को मिलता है वाया चाबहार। तो चाबहार भारत ने डेवलप किया है। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए भारत ने चीज़ें की हैं। अब यूएसए और तालिबान के बीच में जो बातचीत हो रही है उसमें यूएसए चाहता है कि वो जल्द से जल्द अपने सोल्जर्स को, जो युद्ध चल रहा है तो वो ख़त्म करके अपने सोल्जर्स को वापस घर बुला ले। तालिबान इस देश को, अफ़गानिस्तान को कंट्रोल में रखना चाहता है। जब तालिबान के कंट्रोल में था उस टाइम पर हमारी एक फ़्लाइट भी उन्होंने हाईजैक की थी, तो इस प्रकार के इश्यूज़ भी बढ़ सकते हैं। तालिबान को डायरेक्टली पाकिस्तान का भी सपोर्ट है, तो ये सारे इश्यूज़ हैं, राइट। और भारत को क्या करना चाहिए? भारत को इन सारे देशों से भी बात करनी चाहिए कि हम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं यहाँ पर, और सबसे पहले तो भारत को एक स्पेशल एनवॉय अफ़गानिस्तान को लेकर एक स्पेशल व्यक्ति को हमें अपॉइंट करना चाहिए ताकि वो चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, कोपिंग विद टुडे, प्लानिंग फॉर टुमारो। कुछ प्रश्न यहाँ पर भी पूछे गए हैं। PCR स्वैब जो हैं क्या ये बेस्ट है टेस्टिंग के लिए? क्या व्यक्ति जो हैं फिर से री इन्फेक्ट हो सकते हैं? पब्लिक में मास्क पहनना कितना इम्पोर्टेंट है? फिर इसकी वैक्सीन जल्द से जल्द कब मिलेगी? फिर प्लाज्मा थेरेपी, तो क्या ये बेस्ट ऑप्शन है? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके आंसर, फॉर एग्जांपल प्लाज्मा थेरेपी के साथ जुड़ी हुई कल एक न्यूज़ आइटम थी कि प्लाज्मा थेरेपी जो है वो उसके ऊपर थरोली रिलाई नहीं किया जा सकता, फिर भी इसके ऊपर डेवलपमेंट जो है वो चलती रहेगी। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसके ऊपर होगी, लेकिन ये बेस्ट सोल्यूशन नहीं है, ऐसा हमें कल न्यूज़ में देखने को मिला था, इज़न्ट इट?
यहाँ पर एक चीज़ बताई है और वो ये है कि लॉकडाउन ने चीज़ों को थोड़ा बहुत स्लो करने में मदद की है, लेकिन सही प्रॉब्लम जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हमें देखने को मिलेगा। बहुत सारे नंबर्स जो हैं, केसेस जो हैं वो सर्ज, यानी कि नंबर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं आफ्टर लॉकडाउन। और यहाँ पर भी हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताया है कि 60% या फिर उससे ज़्यादा पॉपुलेशन जब इन्फेक्ट होगी और या फिर एक वैक्सीन अवेलेबल हो जाए, तब तक के लिए यही सिचुएशन नॉर्मल, एबनॉर्मल सिचुएशन ही नॉर्मल सिचुएशन है। और हर एक के लिए ये अलग अलग चैलेंज है। भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो घर के बाहर नहीं निकल सकते, वो उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जो 500 किलोमीटर चलकर जा रहे हैं अपने घर वापस पहुंचने की कोशिश करें। तो हम हर एक कोई एक बोट में नहीं है, हर एक के लिए प्रॉब्लम कोरोना वायरस है, लेकिन हर एक के ऊपर इम्पैक्ट अलग अलग है। किसी की इनकम बंद है तो किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी का ऑपरेशन जो होना है तो वो डिले हो गया है, तो अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका जीवन जो है। तो ऐसे कितने सारे लोगों के ऊपर अलग अलग इम्पैक्ट डाल रहा है ये लॉकडाउन और कोरोना वायरस। सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोग गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास करें, और ये तब होगा जब गवर्नमेंट अच्छा रिस्पॉन्स देगी। जो इमरजेंसी हेल्थ रिस्पॉन्स है उसको इम्प्रूव करें, कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करें, तो ये सारी चीज़ों से लोगों के दिलों में, दिमाग में एक विश्वास पैदा होगा। और ये दुख है और ये एक डिफ़िकल्ट फेज़ है, लेकिन इस डिफ़िकल्ट फेज़ को हम सर्वाइव तभी कर पाएंगे जब हमें कोई आशा की किरण नज़र आएगी। इफ़ वी हैव दिस होप, अगर हमें कोई होप दिखाई देगा तब हम इसको थोड़ा और ज़्यादा झेल लेंगे। थॉमस सोवेल एक सोशियोलॉजिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, और उनका कहना यह है, देयर आर नो सॉल्यूशंस टू मैनेजिंग ए क्राइसिस ऑफ दिस नेचर, ओनली ट्रेड ऑफ्स। यानी कि इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है। ट्रेड ऑफ्स यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको छोड़नी पड़ेगी। यू हैव टू लेट इट गो। कुछ ऐसी मीन्स आपको 100% परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ट्रेड ऑफ्स यानी कि कुछ आपको देना भी पड़ेगा, कुछ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें ही इसमें हो सकती हैं। यहाँ पर बात की है एंटोनियो गुटरेस साहब ने महिलाओं के बारे में। वैसे ये काफ़ी कॉमन चीज़ है भारत के लिए, तो मीन्स हम समझ सकते हैं कि बहुत सारी महिलाएं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, लॉकडाउन की वजह से उनका जीवन जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो गया है। उनको शायद मदद भी नहीं मिल पा रही है। नॉर्मल डेज़ में अगर उनके पेरेंट्स जो हैं, उनका भाई, पेरेंट्स, उनके सिस्टर्स, कोई ना कोई उनको उस घर से, ससुराल से वापस भी लेकर आ जाता, लेकिन फ़िलहाल वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ जब लॉकडाउन होता है तो घर में खाना पीना बनाना, घर की सफाई, ये सारी चीज़ें, ये सारी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी महिलाओं के ऊपर ही ज़्यादा होती हैं। और बहुत सारे देशों में ये प्रोग्राम्स भी चलते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा है, ये ना हो। एक यहाँ पर नाम है, इनिशिएटिव है, इसका नाम है स्पॉटलाइट इनिशिएटिव। तो ये यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन के बीच में चल रहा है और ये 25 देशों में चल रहा है। तो ये एक जीके इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको याद रखना है। कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो केस है, महिलाओं के ऊपर जो लॉकडाउन की इम्पैक्ट है, तो इसके ऊपर से भी आपको ऐसे या फिर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव जो है इसको आप मेंशन कर सकते हैं। एंटोनियो गुटरेस साहब का कहना यह है कि 1960s में उन्होंने जब लिस्बन, जो पोर्तुगल का कैपिटल है, तो उसके जो गरीब एरिया हैं लिस्बन के, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि महिलाओं की हालत कितनी बुरी थी 1960s में। तो उसी चीज़ ने उनको प्रेरित किया कि वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन करें और दुनिया में या फिर अपने देश में एक बदलाव लाने की कोशिश करें। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना यह है कि 200 मिलियन जितनी जॉब्स जो हैं वो चली जाएगी इन नेक्स्ट 3 months। और सबसे ज़्यादा जो कैजुअल लेबर, स्ट्रीट वेंडर, डोमेस्टिक वर्कर, स्मॉल स्केल सर्विसेज लाइक हेयर ड्रेसिंग, इन सारे क्षेत्रों में ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा महिलाएं काम करती है। यू विल बी सरप्राइज टू नो, अगर आप खेती बाड़ी में भी देखें तो हम कहते हैं किसान, राइट, लेकिन आप किसी खेती बाड़ी को ऑब्जर्व कीजिएगा, वहाँ पर भी आपको ज़्यादा महिलाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर भी हम किसान कहते हैं, राइट, मेल वर्ड यूज़ करते हैं, फीमेल वर्ड उसका शायद है ही नहीं। तो ये सिचुएशन है महिलाओं की और ये चेंज होनी चाहिए। हमारे देश में एक उज्ज्वला स्कीम है, दिस एलपीजी जो सिलेंडर प्रोवाइड किया जाता है, तो वो महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्रेशन उसका होता है। तो उससे उस घर में एक महिला जो है उसकी इज्जत, उसकी जो एक उसका जो एक वेट है वो इंक्रीज़ होता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसे जो सोशल प्रोटेक्शंस हैं
ऐसे जो स्टिमुलस पैकेजेस जो दिए जा रहे हैं, कैश ट्रांसफ़र, क्रेडिट, लोन, बेल आउट एक्सेट्रा, ये भी महिलाओं को टारगेट करके दुनिया के अलग अलग देशों को महिलाओं को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटजीज जो है उनको डिज़ाइन करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि आप घर की एक महिला को, जो मदर हैं या फिर जो वाइफ हैं, उसको टारगेट कर लें तो फिर पूरा परिवार जो है उसको आप लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमारी जो स्टिमुलस पैकेज है, हमारी स्ट्रेटजीज जो हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमें ऐड करना चाहिए। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आप में से आई थिंक एक दो स्टूडेंट का ये प्रश्न था कि न्यूज़ आइटम्स, जो मैं न्यूज़ आइटम्स यहाँ पर ऐड करता हूँ, क्या यही न्यूज़ आइटम्स इम्पोर्टेंट हैं? इसके अलावा न्यूज़ आइटम्स जो दूसरी हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं हैं? द आंसर इज़ नो। नो इन द सेंस कि यहाँ पर जो मैं न्यूज़ आइटम्स आपको प्रोवाइड करता हूँ ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इनको तो आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, दूसरे न्यूज़पेपर्स हैं, लोकल रेडियो हैं, राइट, टीवी चैनल्स हैं जिसमें डीडी न्यूज़ जो हैं मेरे हिसाब से सबसे रिलायबल हैं, तो आप डीडी न्यूज़ को देख सकते हैं। तो उसमें भी आपको कुछ न्यूज़ आइटम्स मिलेंगी जो इम्पोर्टेंट हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसके अलावा दूसरी कोई भी चीज़ आपको पढ़नी ही नहीं है। मैं हमेशा से यही बिलीव करता हूँ कि मेरा जो रोल है इट इज़ मोर अबाउट गिविंग, इट्स लाइक एक प्लेटफॉर्म की तरह है कि इस प्लेटफॉर्म में आपको खुद उड़ना जो है, चलना जो है, दौड़ना जो है वो आपको खुद करना है। आई कैन गिव यू डायरेक्शंस एंड नेविगेशंस। मैं आपको इस प्रकार से, कोई भी टीचर आपकी ऐसी ही हेल्प कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, तो उसके मेन पॉइंट्स आपको दे देता हूँ। उसके बाद उस न्यूज़ आइटम को थरोली पढ़ना जो है वो आपका काम है। अगर इंग्लिश आपके लिए एक इश्यू है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो उसमें पढ़ने में दिक्कत होती है, तो यही सारी न्यूज़ आइटम्स जो हैं वो आपको किसी भी गुजराती, हिंदी, बंगाली न्यूज़पेपर में भी यही सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएगी। अलग अलग पेजेस में होती हैं लेकिन आपको थोड़ा ढूंढना है और आपको मिल जाएगी, राइट। और यही ढूंढने के चक्कर में आपको 2-3 नई चीज़ें भी मिल जाएगी। तो आप इसको इस प्रकार से देखिए, राइट। तो ये आपका जो प्रश्न था, आई होप इसका आंसर आपको मिल गया होगा। एंड डियर फ्रेंड्स, ये रही न्यूज़ आइटम्स इंपॉर्टेंट। तो आप प्लीज़ पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद एक बार इसको देख लीजिएगा। आपके लिए 2 प्रश्न हैं कि मेकोंग नदी जिसकी शुरुआत होती है चाइना से, तो वो कितने दूसरे अलग अलग देशों में पास होती है, तो ये बताइए, ये नाम बताने हैं आपको। और एक देश है पोलैंड, तो वो कितने देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।